नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21 ए लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र BD 103, जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण। इसके सिलेबस पर हम पहले चर्चा कर चुके थे। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। आइए देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। इसके अंतर जानेंगे हम मनोविज्ञान का कैसे कैसे विकास हुआ। सा है मनोविज्ञान का उद्भव, इसके बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान का कैसे कैसे उद्भव हुआ। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयकल ने सन 1590 ईस्वी में किया। मतलब मनोविज्ञान शब्द का जो प्रयोग जो है, रुडोल्फ गोयकल नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 1590 ईस्वी में, और इनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें इन्होंने किया। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। प्रत्यक्षवाद तथा भौतिकवाद के उद्भव के पश्चात यह विषय भारतीय दर्शन से दूर हटता गया। आगे चलते हैं। पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से मानी जाती है। इन विद्वानों ने आत्मानुसंधान को मनोविज्ञान का एक अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग माना। सैकड़ों वर्ष पूर्व मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। मतलब बहुत समय पहले जो है मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित कर लिया। इस विषय के क्रमिक विकास में विलियम जेम्स, विलियम वुंट, गैरेट, फ्रायड, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि का अहम योगदान रहा। अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करेंगे तो किनका नाम आएगा? विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है, अर्थात अध्ययन की यह शाखा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी से हुई है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। साइकी शब्द का अर्थ है आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ है अध्ययन करना। अर्थात मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है वह है आत्मा का अध्ययन करना। अब ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। पहली जो परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बताया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। दूसरी परिभाषा है CW वैलेंटाइन के अनुसार। दोस्तों, ये परिभाषाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो क्लास को मैंने बनाया है पिछले पेपरों को देख के और पिछले 2-3 वर्षों के पेपरों को एनालिसिस करके बनाया है। तो इन यहाँ से हर पेपर में 2 से 3 परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो CW वैलेंटाइन के अनुसार मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जिसमें बौद्धिक एवं संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ उत्प्रेरक शक्तियों और सामाजिक व्यवहार को भी सम्मिलित किया जाता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार
इन्होंने बताया व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मनोविज्ञान माना जाता है। आगे जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। व्यवहारवादी अर्जित तथा अनुचित कथनी व करनी को मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानते हैं। ज्यादातर ये जो परिभाषा है कभी कभी यहाँ तक पूछ लेता है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है, किसने कहा है? तो आपको याद रखना है जेबी वॉटसन। अगली जो परिभाषा है वो है गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। ये पूछता है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? तो आपको याद रखना है विलियम मैकडूगल। वारेन के अनुसार उन्होंने बताया प्राणी एवं वातावरण के मध्य गहरा संबंध पाया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ ने बताया मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव के जो व्यवहार हैं उनका विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। उन्होंने बताया मनोविज्ञान जो है मानव की प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है, यहाँ पर ऐड हो गई है, आप लोग इसको याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। इन्होंने बताया आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। अब आगे जानेंगे मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमिक परिवर्तन। मनोविज्ञान का अर्थ कैसे कैसे परिवर्तित होता गया। दर्शन शास्त्र से अलग होने के पश्चात मनोविज्ञान के अर्थ में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहला ये परिवर्तन हुआ, दर्शन शास्त्र से एक शाखा के रूप में ये टूटा, तो मनोवैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। इसके प्रमुख प्रवर्तकों में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि मनोवैज्ञानिक थे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तक ये दार्शनिक आत्मा के स्वरूप की सही व्याख्या न कर सके। मतलब 16वीं शताब्दी में इन मनोवैज्ञानिकों ने, अरस्तु ने, प्लेटो और डेकार्टे ने बोला कि जो मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है, किंतु ये आत्मा के स्वरूप की सही व्याख्या नहीं कर सके। आगे क्या होता है, गैरेट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा के विज्ञान के रूप में सही परिभाषा न मिलने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। आगे फिर इसको बोला गया मन का विज्ञान। आत्मा के विषय को अस्वीकृत करने के पश्चात 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मन की विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। इस दौरान यूनानी दार्शनिकों ने मानव मस्तिष्क की क्रिया और प्रकारों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, किंतु मनोवैज्ञानिकों द्वारा मस्तिष्क की प्रकृति तथा उसके स्वरूप को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पाने के कारण शीघ्र ही इस परिभाषा को भी नकार दिया गया। इसके समर्थकों में पोम्पोनोजी, टिचनर आदि मनोवैज्ञानिक थे। आपको बस इतना याद रखना है कि मन का विज्ञान कहा गया तो किस शताब्दी में कहा गया, 17वीं शताब्दी, और इसके समर्थन मन का विज्ञान कहने वाले समर्थकों में कौन कौन थे, पोम्पोनोजी और टिचनर।
इसको मन के रूप में भी स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि यह चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइफ्स आदि मनोवैज्ञानिकों द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतन मन का उच्चतम स्तर है। चेतना का कार्य मनुष्य की सक्रियता के उद्देश्यों को निर्माण करना होता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को। इन्होंने सन 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की। अंत में चेतना के स्वरूप को भी अस्वीकार कर दिया गया। चेतना के रूप में भी इसको मान्यता नहीं मिली। फिर इसके बाद कुछ और परिवर्तन हुए और कुछ मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के स्वरूप में स्वीकार किया जाने लगा। मनोविज्ञान का यह स्वरूप सन 1920 में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया। वर्तमान में मनोविज्ञान के इसी अर्थ को स्वीकार किया गया है। वर्तमान में अब हम मनोविज्ञान को किसके रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार का विज्ञान। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान बताया है। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान मानने वालों में वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि प्रमुख व्यवहारवादी हैं। क्वेश्चन आपसे जब भी बनता है कोई क्वेश्चन तो याद रखना, जब भी व्यवहारवादियों की चर्चा होगी तो आपको बताना है वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर। आगे एक कथन है, काफी इंपोर्टेंट कथन है ये वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना हुई और अब यह व्यवहार को स्वीकार करता है। वुडवर्थ ने बताया कि किन किन क्रमों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से आज व्यवहार के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इस कथन के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। आगे मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दूसरा, यह बाह्य तथा आंतरिक संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान नवीन समस्याओं का हल ढूंढने में समर्थ है। मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, जिसे आप कहते हैं विधायक। परीक्षा में कई बार पूछा गया है मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, तो एक विधायक विज्ञान है। आगे मनोविज्ञान प्राणी व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है। मनोविज्ञान भी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष पर आधारित है। मनोविज्ञान नियमों एवं सिद्धांतों द्वारा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। मनोविज्ञान, अब जानेंगे मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं शाखाएं। तो मनोविज्ञान व्यक्ति की रुचियों, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा आदतों का प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान जो है व्यक्ति की रुचियों का, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार तथा आदतों का प्रत्येक क्षेत्र में अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के शिक्षण में प्रयोग, समस्याओं के निराकरण एवं अध्ययनों से प्राप्त जानकारी, कौशलों एवं तकनीक का वास्तविक जीवन में उपयोग करने से इसके कार्य क्षेत्र को विस्तार मिला है। वास्तविक जीवन में इसका उपयोग करने से इसके कार्य क्षेत्र में विस्तार हुआ है। मनोविज्ञान द्वारा प्रयुक्त तीनों कार्य क्षेत्रों शिक्षण, शोध तथा उपयोग ने मनोविज्ञान की नवीन शाखाओं को जन्म दिया है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में
अंतर्विषय ज्ञान के विश्लेषण तथा मनोविज्ञान ने व्यवहारवाद, संरचनावाद, क्रियावाद, गेस्टाल्टवाद तथा मनोविश्लेषण सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कई नई शाखाओं का विकास हुआ है। इसमें कई नई शाखाओं का विकास हुआ है जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जो असामान्य मनोविज्ञान, फिर नैदानिक मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं इतनी सारी, नैदानिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और दैहिक मनोविज्ञान। आगे संगठनात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान इत्यादि। यही नहीं, मनोविज्ञान की इससे भी और अधिक शाखाएं हैं। अगर मैं कहूं तो कम से कम मनोविज्ञान की 50 से अधिक शाखाएं हैं, जिसके अंतर्गत हमें केवल अपने बीएड के सिलेबस के अनुसार ये पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ने शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव छोड़े हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के स्वरूप व उद्देश्यों का निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने का तरीका बताता है। मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार को समझने, उनको सीखने के प्रति उत्प्रेरित करने तथा उनकी कमजोरियों का पता लगाने में सहायता करता है। यह छात्रों के अधिगम को बेहतर व प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करता है। एक परिभाषा है बीएन झा के अनुसार, शिक्षा के कार्य और उन्हें संपन्न करने की प्रणाली को मनोवैज्ञानिकों की खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब शिक्षा के जो कार्य हैं उन्हें संपन्न करने के लिए मनोविज्ञान की खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जानेंगे शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। मनोविज्ञान एवं शिक्षा में व्यवहारिक एवं वैचारिक समन्वय है। दोनों विषयों में परस्पर समन्वय है। मनुष्य के समुचित एवं संतुलित विकास हेतु इन दोनों विषयों को पारस्परिक संबंध होना अति आवश्यक है। इन दोनों विषयों का जो है पारस्परिक संबंध होना अति आवश्यक है। मनोविज्ञान का उद्भव दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हुआ था। दर्शन शास्त्र शिक्षा एवं मनोविज्ञान दोनों को ही समान रूप से प्रभावित करता है। शिक्षा ने मनोविज्ञान को व्यवहारिकता प्रदान की है। शिक्षा ने क्या किया है? मनोविज्ञान को व्यवहारिकता प्रदान की है, जिससे मनोविज्ञान की गणना वैज्ञानिकता के साथ साथ सामाजिक विषय के रूप में भी होती है। दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों विषय क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। ब्राउन लिखते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ये परिभाषा पहले पूछी गई है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। किसने कहा है? आपको याद रखना है, ये कहा है ब्राउन ने। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। एवं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और मनोविज्ञान का जो है कार्य है व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण करना एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराना। रॉस का मानना है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है।
रॉस का क्या मानना है? उन्होंने कहा है शिक्षा और मनोविज्ञान को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है एवं मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का उचित निरीक्षण, विवेचन एवं विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का बोध कराता है। रॉस का मानना है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिक वातावरण में कैसे सीखता है तथा शैक्षणिक क्रियाकलापों को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के समय से माना जाता है। कब से माना जाता है? प्लेटो के समय से माना जाता है। रूसो के शिक्षा दर्शन ने शिक्षा मनोविज्ञान को आगे बढ़ाने पर बल दिया और मॉन्टेसरी ने इसे आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। इसकी उत्पत्ति सन 1900 ईस्वी से मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति। थार्नडाइक, टर्मन, स्टेनली हॉल और जुड़ आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ है। इन मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हुआ है। एस्ट्रोलॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान में वैज्ञानिकीकरण का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, वैज्ञानिकीकरण का जनक किसे माना जाता है? एस्ट्रोलॉजी को। शिक्षा अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है बाहर निकालना या विकास करना। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप याद रखिए, पिछली परीक्षाओं में पूछी गई है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आगे एक मनोवैज्ञानिक है सॉरी व टॉलफोर्ड के अनुसार, इनको टेलफोर्ड भी कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। स्किनर की एक परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको याद रखिए। कॉलसैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। आपके लिए ये परिभाषाएं मैंने इसलिए रखी हैं क्योंकि परीक्षा में सीधी-सीधी परिभाषाओं को ही वो पूछता है और हम लोगों से अक्सर परीक्षाओं में यही प्रश्न छूट जाते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और यही नहीं, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगा। आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए जिससे आप परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। आगे परिभाषा है, एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व
करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं। टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि इसके अध्ययन में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। वो वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि उसमें विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले कार्यकारण संबंधों को परिभाषित कर व्यापक खोजबीन करने के पश्चात उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है तथा प्राप्त नियमों के आधार पर सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारिक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है जिसके माध्यम से सत्य की खोज की जाती है, जो हमेशा नियमों व सिद्धांतों के आधार पर क्यों व कैसे का हल प्रस्तुत करता है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? पहली है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण तथा अध्यापन का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारपरक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास से संबंध रखता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक बढ़ता हुआ विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बालक के मानसिक विकास से है। लास्ट, यह बालक के संवेगात्मक विकास से संबंध रखता है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से किसी में पूछ लेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान नहीं है, ऐसे करके। तो आपको इन विशेषताओं को अच्छे से अध्ययन करना है और क्वेश्चन को हिट करना है। आगे, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का विस्तार क्षेत्र बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो बालक के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और आसान बनाने में मददगार होती हैं। परिभाषा है, डगलस और हॉलैंड ने शैक्षिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानव जीवन एवं व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं शिक्षा मनोविज्ञान के? एक है विकास एवं वंशानुक्रम। बच्चे का विकास किन किन परिस्थितियों में हुआ है और वंशानुक्रम के आधार पर उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम जान सकते हैं। अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया उसकी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्थितियां कैसी हैं, मापन एवं मूल्यांकन। इसमें हम मापन और मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के विकास का अनुकरण कर सकते हैं। आगे, पाठ्यचर्या निर्माण के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, मनोशारीरिक तत्वों का अध्ययन करके, विशिष्ट बालक की पहचान करके, अनुसंधान के माध्यम से, निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से। अब है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान के क्या क्या उद्देश्य है? तो पहला जो उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा,
उचित शैक्षिक परिस्थितियों बनाने में अध्यापक की सहायता करना। तीसरा, शिक्षक में उचित दृष्टिकोणों का विकास करना। सामाजिक संबंधों पर बल, शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक संबंधों पर बल देता है। व्यावसायिक तैयारी में सहायता देना, जो भी व्यावसायिक तैयारियां उनमें सहायता करता है। मूल्यांकन की नवीन विधियों में दक्ष है। शोध कार्य में सहायता करता है। विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के समाधान में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है। अब मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। शिक्षा जगत में बालक के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। दोनों विषय परस्पर संबंधित हैं, फिर भी कुछ मूलभूत अंतर हैं। जो भी अंतर हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक प्रक्रिया में छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा जो अंतर है, मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। कैसा है मनोविज्ञान क्षेत्र? व्यापक है। और शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सीमित है। तीसरा अंतर, मनोविज्ञान एक मुख्य विषय है और शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक अंग मात्र है। आगे, मनोविज्ञान मानव के साथ पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शैक्षिक वातावरण में बालक के अध्ययन से है। लास्ट, मनोविज्ञान प्राणियों का बदलते वक्त में परिवर्तनशील व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल शैक्षिक स्थितियों में ही छात्रों का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्यतः जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कार्यप्रणाली के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक जो पहला भाग है उनको बोलेंगे हम आत्मनिष्ठ विधि, इसे ही अवलोकन विधि भी कहते हैं। और एक दूसरी विधि है वो है वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। आत्मनिष्ठ विधि तीन प्रकार की होती है, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि और गाथा विधि। ये आगे जानेंगे हम। ऐसे ही वस्तुनिष्ठ विधियां कई प्रकार की होती हैं। प्रयोगात्मक विधि होती है इसमें, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि या निदानात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। इन विधियों के बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं हम आत्मनिष्ठ विधियां। क्या होती हैं आत्मनिष्ठ विधियां? तो इस विधि को अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण या अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, यहां से प्रश्न हर बार पूछा गया है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंतर्दर्शन विधि बोलेंगे, अंतर्निरीक्षण विधि बोलेंगे, अंतर्मुखी अवलोकन विधि भी कहेंगे। आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की परंपरागत अर्थात सबसे प्राचीन विधि है। इसका नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक से संबंध है। आत्मनिष्ठ विधि के अगर जनक के रूप में हम बात करेंगे तो कौन है? जॉन लॉक। इन्होंने इसकी परिभाषा निम्न शब्दों में दी थी। इन्होंने बताया, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण ही क्या है? आत्मनिष्ठ। जैसा कि वुडवर्थ ने भी कहा है, वुडवर्थ ने इसे स्व अवलोकन कहा है। क्या आत्मनिष्ठ में मतलब किसका कर रहे हैं अवलोकन? स्वयं का अवलोकन ही क्या है? आत्मनिष्ठ अवलोकन या आत्मनिष्ठ विधि, जिसमें व्यक्ति अपना ही निरीक्षण खुद करे।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मनिरीक्षण विधि वह विधि है जिसमें कोई व्यक्ति अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन कर रहा है तो क्या है, वो आत्मनिरीक्षण, अपना आत्मनिरीक्षण कर रहा है। एक मनोवैज्ञानिक और है जिन्होंने परिभाषा दी है स्टाउट के अनुसार, अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन है। इन्होंने बताया कि अपने मस्तिष्क के क्रियाकलापों द्वारा व्यक्ति अपना खुद का जो क्रमबद्ध अध्ययन करता है, सतत अध्ययन करता है, वो क्या है, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट, बी.एन. झा के अनुसार इन्होंने बताया आत्मनिरीक्षणकर्ता अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया ही क्या है, आत्मनिरीक्षण विधि। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आत्मनिरीक्षण से ही आपको जानना है कि ये कौन सी विधि है। इसमें व्यक्ति अपने ही द्वारा अपना खुद का ही निरीक्षण करता है। ये तो रही साधारण शब्दों में बात। बाकी ये परिभाषाएं आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि पेपर में ये परिभाषा ही आती हैं और यही आप लोगों से छूट जाती हैं। आप इन परिभाषाओं का थोड़ा थोड़ा कोड बना के जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार रख पाएं याद, तो उस तरीके से याद रखें। कोई कोड निकालें परिभाषा में से और उसके बाद फिर उस लेखक का नाम जोड़ें जो लेखक का नाम दे रखा है। ऐसे करके परिभाषा को याद करें, आपको परीक्षा में काफी हेल्प होगी। अब जानते हैं आत्मनिरीक्षण विधि के गुण या लाभ। तो पहला है सरल तथा कम व्यय वाली विधि है। ये काफी सरल है और कम खर्च होता है, कम खर्चीली विधि है। मानसिक क्रियाएं, ये व्यक्ति खुद का अध्ययन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मानसिक क्रियाओं का ही संचालन कर रहा होगा। दूसरी प्रत्यक्ष अध्ययन विधि है, जब अवलोकन कर रहा है तो चीजें उसे खुद पता रहती हैं, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष अवलोकन है। रचनात्मक विधि है, ये काफी विश्वसनीय विधि है। स्थान और समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें व्यक्ति अपना जब खुद का निरीक्षण कर रहा है तो न इसमें स्थान का और न समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। कहीं भी और किसी भी समय पर अपना व्यक्ति सेल्फ निरीक्षण कर सकता है। व्यक्तित्व में सुधार, जब व्यक्ति खुद का अवलोकन कर रहा है तो अपने ही व्यक्तित्व में सुधार भी कर सकता है। शिक्षण में सुधार, और अपने निरीक्षण के माध्यम से ही शिक्षण में कार्य में कहाँ कहाँ कमियां रह रही हैं उनको भी पता लगा सकता है। आत्मनिरीक्षण विधि के दोष, अच्छा इसके कुछ दोष भी हैं। क्या है, आत्मनिष्ठ आत्मगत विधि है। बताओ, ये भी एक इसका दोष था कि आत्मनिष्ठ आत्मगत विधि है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही व्यवहार का अध्ययन कर रही है, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर रही है, इसलिए ये क्या है, आत्मगत विधि है। अविश्वसनीयता है, क्योंकि खुद का कर पा रही है और भी खुद के व्यवहार से ही भी तो काम नहीं चलने वाला है ना, और सामाजिक गतिविधियां भी तो हमें याद रखनी है, उनका भी तो ध्यान रखना है। तो क्या है, ये अविश्वसनीयता की ओर इसका झुकाव ज्यादा है। मनोदशा की चंचलता, और मन की चंचलता पर भी डिपेंड करती है। ध्यान विभाजन, अकेले का कर रहे हैं तो ध्यान अकेले पे है, लेकिन जब 4 व्यक्तियों का और ऑब्जर्वेशन करते हैं तो 4 लोगों पर ध्यान जाता है, तो ध्यान विभाजन में भी कमी। भाषा का प्रभाव इतना नहीं हो पाता है। सार्वभौमिक प्रयोग, और जैसा मैंने बताया सभी लोगों पर प्रयोग करना भी जरूरी होता है, और ये सार्वभौमिक प्रयोग करने में सक्षम नहीं है। इससे आगे बढ़ेंगे, निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि क्या है, तो यह विधि भी आत्मनिरीक्षण विधि जितनी पुरानी है, जितनी पुरानी आत्मनिरीक्षण विधि है उतनी ही पुरानी ये निरीक्षण विधि है। इसमें क्या होता है, इस विधि को बहिर्मुखी अवलोकन या अनियंत्रित अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं, एक तो करते हैं औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। निरीक्षण विधि के लाभ, इसका जो पहला लाभ है वो है वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक विधि है। विश्वसनीय तथा प्रामाणिक विधि है, काफी विश्वसनीय और प्रामाणिक भी है। लचीली है, काफी फ्लेक्सिबल विधि है। और दूसरा जो है शिक्षा स्थितियों में लाभदायक है, और शिक्षा की स्थिति परिस्थितियां हैं उनमें
काफी लाभदायक है। तीसरी ही जो विधि थी आत्मनिष्ठ विधियों में वो है गाथा विधि। इसमें क्या होता है, गाथा विधि पद्धति को उपाख्यान विधि भी कहते हैं। याद रखना है आपको, इसे क्या कहते हैं, उपाख्यान विधि भी कहते हैं। यह एक आत्मगत विधि है। इस विधि में व्यक्ति अपने किसी पूर्व अनुभव या व्यवहार का पुनः स्मरण करके व्यक्ति एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उसे सुनकर एक लेख तैयार करता है और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। मतलब पहले व्यक्ति सुना उसने, फिर एक जो अपना रिव्यू एक तैयार करता है लेख, और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। इसे क्या बोलेंगे हम, गाथा विधि। गाथा विधि के कुछ गुण हैं। इस विधि में विभिन्न घटनाओं एवं तथ्यों का संचय व्यक्ति स्वयं स्मरण करके करता है, अतः यह तथ्य सत्यता पर आधारित होते हैं। इसमें क्या है, व्यक्ति घटनाओं और तथ्यों का संचयन जो व्यक्ति करता है वो खुद करता है, तो तथ्यों में प्रामाणिकता जो है अधिक होती है। दूसरा, इस विधि में तथ्यों की परस्पर तुलना की जाती है और आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या की जाती है तथा उनके बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई भी चीजों, कोई भी व्यक्ति वस्तुओं में भी परस्पर तुलना की जाती है और उनमें आलोचनात्मक ढंग से उनकी व्याख्या की जाती है, फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ये क्या है, गाथा विधि का गुण। दूसरा, वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां में जो सबसे पहली विधि है वो है क्या है, जीवन इतिहास विधि। ये क्या है, किसी भी बालक व्यक्ति या प्रौढ़ की विलक्षणताओं अथवा सामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाने हेतु तथा उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने हेतु हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि को नैदानिक विधि भी कहते हैं। जैसा क्रो ने एक परिभाषा दी है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं को जानने हेतु उनका शारीरिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण, साक्षात्कार आदि किया जाता है तथा समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है और अंत में चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उनके यथा कारणों को दूर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस विधि में अनेक विधियों को सम्मिलित किया जाता है और क्या किया जाता है, समस्याओं को जानने हेतु उनका शारीरिक परीक्षण और मानसिक साक्षात्कार आदि दोनों किए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक परीक्षण किए जाते हैं, फिर समस्याओं को कारणों का पता लगाया जाता है और अंत में उन कारणों का पता लगाने के बाद फिर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के माध्यम से कारणों को दूर किया जाता है। आगे मनोविश्लेषण विधि, काफी महत्वपूर्ण विधि है ये। इस विधि के जनक सिगमंड फ्रायड है। याद रखना है आपको। इन्होंने बताया कि मानव का व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं एवं भौतिक जगत में उपस्थित विभिन्न उद्दीपकों द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार चेतन एवं अचेतन मन दोनों के द्वारा प्रभावित एवं संचालित होता है। इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो व्यवहार है मनुष्य के चेतन और अचेतन मन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है और इसी के द्वारा संचालित होता है। आगे विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि, इस विधि के द्वारा व्यक्ति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साथ ही व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी समानताओं को जानने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा उस तुलना से संबंधित लोगों के व्यवहारों को समझने में सहायता मिलती है। इस विधि में क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या अर्थात वस्तुओं में समानताओं को जानने के लिए उनमें क्या है, तुलनात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से संबंधित लोगों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, अब
ये तो रही मनोविज्ञान की विधियां। इसके बाद आगे चलते हैं। यह है विशिष्ट या असाधारण बालक। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? विशिष्ट बालक अब हम ये जानेंगे। विविध आवश्यकता वाले बालकों को अपवादी बालक भी कहते हैं। मतलब ऐसे बालक जो सामान्य से अलग हैं, सामान्य जैसे नहीं है और किसी भी एक तरीके से सामान्य लोगों से अलग हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? विशिष्ट बालक। यही आगे बताया गया है। सामान्य वे बच्चे जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व एवं व्यवहार के द्वारा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, विविध या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। अपनी ही उम्र के अन्य बच्चों में भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बच्चों का मानसिक विकास या तो इतना अधिक होता है कि वे आगे निकल जाते हैं, या फिर इतना कम होता है कि वे अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इस प्रकार के बच्चों को अलग प्रकार की शिक्षा एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे सामान्य से पीछे रह जाते हैं वो विशिष्ट हैं, और सामान्य बालकों से आगे निकल जाते हैं वो भी क्या है? विशिष्ट बच्चे हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहने का अर्थ ये है कि सामान्य से जो भी भिन्न है क्या है? विशिष्ट है। आगे चलते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार ऐसे गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु जो अपने ही परिवेश से किसी दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, क्या कहलाएगा वो? विशिष्ट बालक। परिभाषा और है रेवर के अनुसार विशिष्ट बालक से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं के होते हैं। आगे परिभाषा है टेलफोर्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक लक्षणों से भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ वही है कि जो सामान्य बालकों से किसी भी तरह से भिन्न हो, शारीरिक क्षमता में, मानसिक क्षमता में, संवेगात्मक, सामाजिक लक्षणों में भिन्न है, तो क्या है? वो विशिष्ट है। एक परिभाषा और है हेवेट तथा फोरनेस के अनुसार उन्होंने बताया विशिष्ट ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इंद्रियां तथा क्षमताएं अनोखी हों, तो क्या है? वो विशिष्ट बालक है। एक परिभाषा और है हेग के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न है। सामान्य से जो पर्याप्त मात्रा में भिन्न है वो क्या है? विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों की विशेषताएं, इनकी विशेषता जानते हैं। यह औसत स्तर के बालकों से अलग होते हैं। ये प्राय विलक्षण प्रतिभा, असाधारण एवं भिन्नता का व्यवहार करते हैं। इनमें भिन्नता सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये आपको याद रखना है, इनमें जो भिन्नता होती है वो या तो सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक प्राय शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक रूप से विशिष्ट अथवा विशिष्ट आवश्यकता वाले होते हैं। अब आते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है जो मंदबुद्धि बालक, किस श्रेणी में आएगा? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में पिछड़े बालक, अपराधी बालक और प्रतिभाशाली बालक भी किस में आएगा? विशिष्ट बच्चों में। सृजनात्मक बालक भी क्या है? विशिष्ट है। धीमी गति से सीखने वाले बालक, आशा से कम सफलता पाने बालक भी क्या है? विशिष्ट बालक। सबसे पहले जानते हैं हम मंदबुद्धि बालक। कौन होते हैं मंदबुद्धि बालक? बौद्धिक क्षमता में कमजोर बालक जिनकी मानसिक
योग्यता औसत बालकों से कम है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मतलब जिनकी औसत क्षमता जो है औसत बालकों से कम होती है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि तथा मानसिक मंदता का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क के अपूर्ण विकास से है। ऐसे बालकों के समायोजन सामान्य बालकों की अपेक्षा निम्न स्तर का होता है। मतलब ये जो है जो एक औसत बच्चे होते हैं उनकी तरह मतलब वो नहीं कर पाते हैं समायोजन, और इनका जो समायोजन जो है उन बालकों की अपेक्षा निम्न स्तर का होता है। परिभाषाएं प्रोफेसर पेज के अनुसार इन्होंने बताया, मानसिक अल्पता सामान्य से निम्न स्तरीय विकास की वह दशा है जो बालक में जन्म से ही विद्यमान रहती है। एक और परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। इन्होंने बताया कि जिनकी जो बुद्धि लब्धि है 70 से कम है तो वो बालक कौन है? मंद बुद्धि बालक। ऐसे ही E.L. डॉल के अनुसार, मंद बुद्धि या मानसिक दुर्बलता सामाजिक अयोग्यता की वह अवस्था है जो परिपक्वता पर प्राप्त होती है। इन्होंने बताया कि मंद बुद्धि जो है मानसिक दुर्बलता सामाजिक अयोग्यता की वह अवस्था है जो परिपक्वता पर प्राप्त होती है। एक परिभाषा और है कुप्पू-स्वामी के अनुसार, इन्होंने बताया शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। इन्होंने क्या बताया? शैक्षिक पिछड़ापन जो है क्या है? अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। और क्या बताया कि जो अधिगम में जो मंदता होती है उसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अब जानते हैं मंद बुद्धि बालक की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले मंद बुद्धि एक मानसिक दशा है। ये क्या है? मानसिक दशा है जो मस्तिष्क के असामान्य विकास से संबंधित है। जो मस्तिष्क का असामान्य विकास मतलब पूर्ण विकास नहीं है, तो क्या है? मंद बुद्धि का कारण। दूसरा, मंद बुद्धि बालकों का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होता है। इन बालकों का जो विकास है सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होता है। इनमें वातावरण के अनुकूलन की योग्यता का अभाव पाया जाता है। ये आसानी से वातावरण में अनुकूलन अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, मंद बुद्धि या मानसिक पिछड़ापन स्थायी होता है। इसको सामान्यतः किशोरावस्था में ही पहचाना जा सकता है। का एक विशेष कारण यह है कि ये जो है मानसिक जो पिछड़ापन होता है वो स्थायी होता है एक तरीके का, और इसको हम अधिकतर किशोरावस्था में ही पहचान सकते हैं। इनकी उत्पत्ति आनुवंशिक तथा शारीरिक कारणों से होती है। मानसिक मंदता का कारण आनुवंशिक भी हो सकता है और शारीरिक कारणों से भी हो सकता है। प्राय इनका उपचार संभव नहीं है। प्राय मतलब इनका उपचार संभव नहीं है, लेकिन इनको कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि का विस्तार फलांक 75 से कम होता है। और उन्होंने बताया कि जिनकी बुद्धि लब्धि का जो फलांक जो है अगर 75 से कम है तो बालक किस श्रेणी में आएगा? मानसिक मंदता की में। ये सामाजिक रूप से असमर्थ होते हैं। ये स्वयं की सहायता करने में अक्षम होते हैं। मतलब अपनी मानसिक मंदता की कई श्रेणियां होती हैं, तो उनमें ही एक श्रेणी ये होती है कि मतलब एक उस लेवल तक होते हैं कि जो अपनी स्वयं की रक्षा करने में भी अक्षम होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक मानसिक मंदता होती है कि ये दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, इनकी 4 श्रेणियां होती हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मंद सीखने वाला बालक, जिसकी अगर आई की बुद्धि लब्धि की बात करें तो 75 से 60। अल्प बुद्धि बालक, इसकी बुद्धि लब्धि 60 से 50 के बीच में। और मूढ़ बुद्धि बालक,
50 से 25, और जड़ बुद्धि बालक 25 से कम। जड़ बुद्धि जिसको पता है, कुछ भी पता नहीं है, न खाने का न पीने का, और कोई भी किसी भी तरीके का कैसा भी ज्ञान नहीं है, केवल बिस्तर में पड़े रहना, और यहाँ तक कि ये अपने हाथ पैरों को भी हिला डुला नहीं सकते हैं। जड़ बुद्धि बालकों की श्रेणी में वो आते हैं। अब आगे मंद बुद्धि बालकों के कारण। पहला जो कारण है वंशानुक्रम से संबंधित है। दूसरा शारीरिक एवं मानसिक आघात, शारीरिक दोष है कोई। निर्धनता भी एक मानसिक मंदता का कारण है। नेक्स्ट, ग्रंथियों का अवरोधन, घर का वातावरण और मादक पदार्थों का सेवन। अब जानेंगे मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। इन बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शैक्षिक उद्देश्यों का परिसीमन, शिक्षण विधि, कक्षा का सीमित आकार, अनुभवी शिक्षक, जो भी अनुभवी अध्यापक हैं उनके द्वारा इनको अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो जैसा मैंने पहले बताया था, तो उनमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अभिभावकों का सहयोग, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए, स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण और पूर्वाग्रह से बचाना। मतलब इनको बार बार मतलब पूर्वाग्रह कोई भी भेदभाव नहीं करना इनके साथ। इस तरीके से हम इनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। इससे आगे हम जानते हैं पिछड़े बालक। क्या होते हैं पिछड़े बालक? पिछड़े बालक का अर्थ एवं परिभाषा है। ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। मतलब जो औसत बालकों की तरह प्रगति नहीं कर पाते उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। आगे, यह बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालक का मंद होना आवश्यक नहीं है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि पिछड़े बालक का मंद होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ेपन का एक कारण है। और मंद बुद्धि क्या है? पिछड़ेपन का एक कारण है। वास्तव में पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं। मतलब पिछड़े बालक कौन है? जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं। आगे, सोनेल एवं सोनेल के अनुसार पिछड़ा बालक अपने समान आयु स्तर के बालकों से औसतन शैक्षिक स्तर की तुलना में निम्न शैक्षिक लब्धता को व्यक्त करता है। क्या है? पिछड़ा बालक है। मतलब ऐसा बालक जो औसतन बालक से उनकी शैक्षिक लब्धि में निम्न स्तर की जो लब्धता व्यक्त करे, वो क्या है? पिछड़ा बालक। एक परिभाषा और है, काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे की कक्षा के कार्य को करने में असमर्थ होता है। यानी कि मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा अगर 10th क्लास में पढ़ रहा है और उससे 9th क्लास के बारे में अगर पूछा जाए और 9th क्लास की जो शैक्षिक कार्य हैं उनको अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो क्या है? शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, अक्सर पूछी जाती रहती है। आगे, टी.के.ए. मेनन के अनुसार इन्होंने बताया भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़ा हो। इन्होंने क्या बोला कि जो इसकी औसत आयु के अनुसार तो वो किसी कक्षा में बैठा है, जैसे 5 में, और वो पढ़ रहा है 4 में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पिछड़ा बालक। इसको मैं ठीक तरीके से आपको बताऊं, जैसे किसी की बच्चे की औसत आयु है 11 वर्ष, तो उसको होना चाहिए 6 क्लास में, लेकिन है वो कौन सी क्लास में? 5th में, तो वो क्या है? इन्होंने बताया कि वही है पिछड़ा बालक। बर्टन हॉल के अनुसार सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। इन्होंने बताया पिछड़े बालक का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो। पिछड़े बालक की कुछ विशेषताएं हैं। पिछड़े बालक की सीखने की गति बहुत धीमी होती है, मतलब औसत बच्चों से धीमा सीखता है। ऐसे बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है।
बहुत कम जिज्ञासु होते हैं। पिछड़े बालक जीवन में बहुधा निराशा की भावना का अनुभव करते हैं और जीवन में निराशा की भावना का अनुभव करते हैं। पिछड़े बालकों के व्यवहार में प्राय समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है। इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा समस्यात्मक होता है। नेक्स्ट, पिछड़े बालकों की बौद्धिक एवं शैक्षिक उपलब्धि निम्न स्तर की होती है। इनकी जो है बौद्धिक और शैक्षिक उपलब्धि जो कैसी होती है, निम्न स्तर की होती है। पिछड़े बालक समाज विरोधी कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पिछड़े बालक सामान्य कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। कोई भी सामान्य कार्य है जो औसत बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है तो वो क्या है, पिछड़ा है। पिछड़े बालक कक्षा में सामान्य बालकों की अपेक्षा समान प्रगति करने की योग्यता का अभाव पाया जाता है। मतलब ये वही पॉइंट है जो इससे नेक्स्ट था कि सामान्य बालकों की अपेक्षा समान प्रगति नहीं कर पाते या समान व्यक्ति की तरह योग्यता प्राप्त करने में अवरोध आ रहा है किसी तरीके का, तो वो क्या है, पिछड़ा बालक है। पिछड़े बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। ये थोड़े मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। इनकी जो है बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 85 से कम। और ये बताया किसने है, मैं पहले बात कर चुका हूं उनकी, सिरिल वर्ट। इन्होंने ही पिछड़े बालकों पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पिछड़े बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। ये मतलब समूह का उत्तरदायित्व या कोई भी उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम नहीं रहते हैं। पिछड़े बालक अधिकतर दूसरों पर निर्भर होते हैं। मतलब कोई भी कक्षा में कोई भी कार्य भी करना है तो ये सब दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। पिछड़ेपन के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य जब अच्छा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और शैक्षिक रूप से पिछड़ जाएगा। पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। परिवार का आकार, माता पिता की शिक्षा, निम्न बौद्धिक स्तर, निर्धनता और स्कूल का वातावरण। अगर स्कूल में वातावरण सही से नहीं मिल पा रहा है तो क्या बच्चा बिछड़ता चला जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम अपराधी बालक। अपराधी बालक का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रत्येक समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सामाजिक तथा नैतिक मापदंड और मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इनका ठीक प्रकार से पालन करने के लिए कानून व नियम बनाए जाते हैं। बालक जब इनके विपरीत कार्य करता है तो उसे बाल अपराधी कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक समाज में जो व्यवस्था है उसके सामाजिक तथा नैतिक मापदंड होते हैं, तो उनका जो पालन करता है वो तो क्या है, अच्छा बच्चा है। और जो उन नियमों के विपरीत चलता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अपराधी बालक। जैसा परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार मोटे तौर पर बाल अपराधी शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। इन्होंने बताया कि किसी कानून को भंग करता है तो वो क्या है, बाल अपराधी या अपराधी है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उनका पालन नहीं करता है तो क्या कहेंगे उसे हम, अपराधी। आगे क्लासमियर व गुडविन के अनुसार इन्होंने बताया बाल अपराधी वह बालक है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। मतलब बार बार ऐसे कार्यों को कर रहा है जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपराधी बालक। नेक्स्ट हिली के अनुसार इन्होंने बताया वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता बाल अपराधी बालक कहा जाता है। समाज द्वारा स्वीकृत आचरण नहीं कर पा रहा है तो क्या है वो, बाल अपराधी। नेक्स्ट गुड के अनुसार इन्होंने बताया कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके बाल अपराधी है।
महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये याद रखना आप लोग। स्किनर के अनुसार बाल अपराधी की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जा सकती है जो किसी भी वयस्क के द्वारा किए जाने पर अपराध होता है। अब इनकी कुछ विशेषताएं, इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, यह कुंठाओं से ग्रसित रहते हैं, स्वभाव से बेचैन, उग्र, बहिर्मुखी तथा विध्वंसक होते हैं, ये स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, शीघ्र क्रुद्ध होने वाले होते हैं, ऐसे बालक कुसमायत होते हैं, इनके व्यक्तित्व में अस्थिरता होती है। अच्छा, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे? तो बाल अपराधी बच्चों की पहचान, तो चोरी करने वाले होते हैं, जेब काटना, झगड़ालू प्रवृत्ति के, झूठ बोलने वाले भी बालक क्या हैं? बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। आक्रामक प्रवृत्ति के, अवांछनीय व्यवहार करने वाले, नियमों का पालन न करने वाले, विद्यालय छोड़कर भाग जाने वाले, अपराधी व्यक्तियों से मेल जोल रखने वाले और दीवारों पर अनुचित लिखना। स्कूल या कॉलेज की दीवारों पर जो भी अनुचित बातों को लिखते हैं तो वो किस श्रेणी में आएंगे? बाल अपराधों की श्रेणी में। आगे बाल अपराध के कारण, क्या क्या कारण है? पहला, वंशानुक्रम हो सकता है, शारीरिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण, निर्धनता भी हो सकता है, विद्यालय संबंधी कारण, सामाजिक कारण और बुरी संगत से भी बाल अपराध की श्रेणी में व्यक्ति या बच्चे चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इसके बाद जानेंगे हम प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं परिभाषाएं। जो बालक मानसिक आयु में अपनी आयु वर्ग के सभी बालकों से उच्च बौद्धिक क्षमता रखता है उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन्होंने बताया कि ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के सभी बच्चों में उच्च बौद्धिक क्षमता है या उच्च प्रदर्शन करता है तो वो क्या है? प्रतिभाशाली बालक। परिभाषा है हॉलिंगबर्थ के अनुसार, हॉलिंगबर्थ और हैरियट के अनुसार। इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि प्रतिभाशाली बालकों का चरित्र उदार होता है और उनमें विश्लेषण करने की शक्ति के साथ साथ हास्य रस का पुट भी पाया जाता है। दूसरा, हैरिसन व स्किनर ने प्रतिभाशाली बालकों को सबसे बुद्धिमान बालक कहा है। क्या कहा है इन्होंने? ये सबसे बुद्धिमान बालक है। तथा ये इंपोर्टेंट है, टर्मन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि गुणांक वाले व्यक्तियों को प्रतिभाशाली बालक माना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करता है कोई तो आपको याद रखना है कि टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि लब्धि गुणांक है वो कितना है? 140, 140। क्रिक के अनुसार प्रतिभा वह श्रेष्ठ योग्यता है जिसके द्वारा तथ्यों, विचारों एवं संबंधों के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया जाए। टर्मन के अनुसार महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रतिभाशाली बालक सामाजिक समायोजन, शारीरिक गठन, व्यक्तित्व के लक्षणों, शैक्षिक एवं बौद्धिक उपलब्धि में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। इन्होंने कहा जो बच्चे औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं वो क्या है? प्रतिभाशाली बालक। कॉल सैनिक के अनुसार वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों से किसी न किसी योग्यता में अधिक हो प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। मतलब कॉल सैनिक कह रहे हैं कि वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी न किसी योग्यता में अधिक है तो वो क्या है? प्रतिभाशाली। ऐसे ही सिम्पसन ने बताया, इन्होंने कहा कठिन बौद्धिक कार्यों का निष्पादन करने वाले तथा उच्च कोटि की केंद्रीय स्नायु संस्थान वाले बच्चों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। मतलब जो उच्च कोटि का कार्य करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और बौद्धिक कार्यों में हमेशा श्रेष्ठ आते हैं औसत बालकों की अपेक्षा, तो वो क्या है? प्रतिभाशाली बालक। अच्छा, इनकी कुछ विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की। पहली है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विशेषताओं में सामान्य से भिन्न होते हैं। दूसरा,
इनकी ज्ञानेंद्रियां प्रखर होती हैं। कैसी होती हैं ज्ञानेंद्रियां? प्रखर, मजबूत। प्रतिभाशाली बालकों में किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देते हैं। मतलब जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके लक्षण जो है शीघ्रता से दिखाई देते हैं। संवेगात्मक रूप से प्रतिभाशाली बालक स्थिर और समायोजित होते हैं। संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? स्थिर और काफी समायोजित होते हैं। इनका चरित्र एवं व्यक्तित्व साधारणतः दूसरे बालकों से श्रेष्ठ होता है। इनमें नेतृत्व की बहुक्षमता होती है, किसी भी तरीके का ये नेतृत्व करने में सक्षम है। विभिन्न सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं। विद्यालय या कॉलेज की जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं या संस्था से रिलेटेड सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ये भाग लेते हैं। अब करते हैं सृजनात्मक बालक की बात। तो सृजनात्मक बालक का अर्थ एवं परिभाषाएं। सृजनात्मक बालक का मौलिक गुण होता है जिसका आशय किसी नई वस्तु का निर्माण करना है या नवीन विचार देना, नवीनतम अनुसंधान करना आदि से जाना जाता है। मतलब कोई भी मौलिक या नया प्रस्तुत करना ही क्या है? सृजन करना। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों तथा विद्वानों ने सृजनात्मक का आशय समस्या का समाधान बताया है। जाहिर सी बात है, जब कोई समस्या होगी व्यक्ति तभी चिंतन करेगा, तभी कुछ उसमें जोड़ तोड़ करके कुछ नया बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि समस्या के समाधान हेतु एक विशेष प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है। इस व्यवहार को ही सृजनात्मक व्यवहार कहते हैं। भाई जब समस्या होगी तभी तो आप समाधान खोजेंगे, और जब आप कोई एक विशिष्ट तरीके से कोई किसी समस्या का समाधान खोजते हैं तो वो क्या है? वो आपका सृजनात्मक कार्य है। जैसे काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, स्टेन के अनुसार कार्य सृजनात्मक तब है जब उसका परिणाम नवीन हो और किसी समूह द्वारा वह किसी समस्या उपयोगी अथवा संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट, ऑरेंज के अनुसार इन्होंने बताया सृजनात्मकता समस्याओं, कठिनाइयों, ज्ञान के अंतराल, लुप्त तत्वों आदि के प्रति संवेदनशील होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बेरन के अनुसार सृजनात्मकता बालक का तात्पर्य है पहले से विद्यमान वस्तुओं एवं तत्वों को संयुक्त कर नवीन करना। पहले से कुछ वस्तुओं में संशोधन करके एक नवीन निर्माण करना ही क्या है? सृजनात्मकता। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों में प्राय सामान्य गुण होते हैं। इनमें क्या है? प्राय सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है वरन उनमें लचीलापन, प्रेरणा एवं संयमता के गुण भी पाए जाते हैं। इनकी एक विशिष्ट योग्यता है कि इनमें क्या होता है? कुछ नया करने की क्षमता होती है और ये काफी संयमी होते हैं। परिभाषा है आइजनेक के अनुसार, इन्होंने बताया सृजनशील बालक नवीन संबंधों को परखने तथा असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। मतलब कुछ नया उत्पन्न करने की योग्यता रखता है। ब्रूनर ने सृजनात्मक को 3 तत्वों का योग बताया है। मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूनर, इन्होंने बताया सृजनात्मकता 3 तत्वों का योग है। पहला है नवीनता, कुछ नया करना। आश्चर्यचकित मतलब कुछ आश्चर्यजनक मतलब कार्य करना। मौलिकता मतलब दूसरों से अलग, हटके। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। अच्छा, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। सृजनात्मक बालक स्वभाव अत्यंत साहसी होते हैं। इन बालकों का स्वभाव क्या होता है? स्वभाव से अत्यंत साहसी होते हैं। ये स्वभाव से ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं और ये कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तो क्या है कि खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा, इनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति की होते हैं और इनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती।
आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ये स्पष्ट विचारधारा वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक प्रत्येक कार्य के प्रति गंभीर होते हैं। ये मन में उत्पन्न किसी भी विचार का दमन नहीं करते हैं। ये संवेदनशील प्रवृत्ति के बालक होते हैं। बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने के उपाय। अच्छा, कैसे हम बच्चों में सृजनात्मकता विकसित कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसमें होना चाहिए बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तथ्यों का ज्ञान, कल्पनाशीलता, मौलिकता का स्पष्टीकरण, रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर, विस्तार करने का अभ्यास, पाठ्यसहगामी क्रियाएं। इसके बाद है मंद अधिगमकर्ता का अर्थ एवं परिभाषाएं। मंद जो धीमे अधिगमकर्ता हैं उनके लिए क्या है? मंद गति से सीखने वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि औसत से कम होती है। ये प्राय विद्यालय के काम में सामान्य रूप से प्रगति करने में असमर्थता दिखाते हैं। जब इनकी तुलना इन्हीं की आयु के समक्ष बच्चों से की जाती है तो इनमें शैक्षिक कमी दिखाई देती है। मर्सर के अनुसार उन्होंने बताया, मंद गति से सीखने वाले ऐसे बालक होते हैं जो विद्यालय में अपर्याप्त कार्य करते हैं। मंद अधिगमकर्ता की कुछ विशेषताएं: ध्यान एवं एकाग्रता में इनकी में कमी, धीमी गति से सीखने की क्षमता, नई जानकारी से परिचित तत्वों की पहचान करने में असमर्थता, मौलिकता एवं सृजनात्मकता का अभाव, विश्लेषण करने की असमर्थता है, समस्या समाधान करने में असमर्थता, ये कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, शब्दों एवं वाक्यों को मिलाने का धीमापन। ये आज क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं और ये आज हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है। इससे आगे अगली वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।